friends, welcome to Biomentors classes online. I am Dr. Gitan Singh. Topic for today is reproduction in organism. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन का मायना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. हमने देखा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है और किस प्रकार से रिप्रोडक्शन को अचीव किया जाता है. ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या तरीका होता है और किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और क्या इसके एडवांटेज है और क्या इसके डिसएडवांटेज है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट भाग लेता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैविंग यूनिपेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. यानी जब भी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो पालक या दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा हो सकता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हो. ऐसा भी होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं. वो हम बाद में देखते हैं. अभी हम देखते हैं इनवेरिएबली, कोई अपवाद नहीं है, इनवेरिएबली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इट इज यूनिपेरेंटल. ठीक है, सेकंड सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, याद रखना. यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई मेथड ऐसी होती है, इसमें स्पोर बन सकते हैं. स्पोर और गैमीट दोनों सिंगल सेल होते हैं, भूलना नहीं. ठीक है, मैं आपको जो है वो एसर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं. याद रखना, स्पोर और गैमीट दोनों सिंगल सेल होते हैं. फर्क इतना सा होता है कि स्पोर वे सेल होते हैं जो सीधे जर्मिनेट हो सकते हैं, सीधे जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, जबकि गैमीट हमेशा बनने के बाद जो है पहले फ्यूजन में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन में जाएंगे और उसके बाद वो जीवों को सामान्य अवस्थाओं में उत्पन्न कर पाएंगे. ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि गैमेट ऑलवेज वांट फ्यूजन, ठीक है, जबकि स्पोर जो है सीधा जर्मिनेट हो सकते हैं. ठीक है, तो अभी हमने आपसे कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, निषेचन जैसी अवधारणा हमको देखने नहीं मिलती है. इसका मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है गैमीट का बनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है फर्टिलाइजेशन का होना. ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें जो डिवीजन इन्वॉल्व है वो है माइटोसिस. तो ये क्वेश्चन साइकोलॉजी को जाकर अटैच आता है. याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस जो है वो सेम क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है. माइटोसिस आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो माइटोसिस जो डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो है माइटोसिस. इट इज द डिवीजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना, इससे कई कोशिकाएं बनती हैं, वो सेल्स स्पोर में कन्वर्ट हो सकती है, वो सेल्स सीधा प्लांट बॉडी को या एनिमल बॉडी को या फंजाई की बॉडी को प्रोड्यूस कर सकती है. तो माइटोसिस इज द डिवीजन फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, चूंकि इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस की तुलना में मियोसिस में समय अधिक लगता है और मियोसिस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान देखा जाता है. याद रखिएगा, मियोसिस भी कई तरह का होता है. जाइगोटिक मियोसिस होता है, एल्गी के जाइगोट के अंदर मियोसिस हमको देखने मिलता है, इसलिए एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है. तो जाइगोटिक मियोसिस होता है एल्गी के अंदर, तो इसलिए एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, फिर हम देखते हैं स्पोरिक मियोसिस. मियोसिस का जो स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है, माइक्रोस्पोर जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट पीढ़ी की शुरुआत करते हैं, मेगा स्पोर जो होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट पीढ़ी की शुरुआत करते हैं. मतलब प्लांट बॉडी जो होती है उनमें गैमेटोफाइट बनते हैं, फिर वो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं. तो प्लांट बॉडी में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए बनते हैं और वो मियोसिस के बाद बनते हैं. ठीक है, तो पौधों में होती है स्पोरिक मियोसिस और एनिमल्स में होती है मियोसिस गैमेट, डायरेक्ट गैमेट, सीधा गैमेट बनाने के लिए होती है, उसे बोलते हैं हम गैमेटिक मियोसिस. तो जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब विस्तार से देखेंगे इसको. अभी हमारे दिमाग में हमने कॉन्सेप्ट को जो है वो अचीव किया है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रिंसिपल डिवीजन है, जो मुख्य विभाजन है वो होता है माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू मियोसिस. मियोसिस की तुलना में
माइटोसिस में समय कम लगता है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट मेथड। इसीलिए अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन की तुलना में एक तेज गति से होने वाली प्रक्रिया है। तो कई सारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, लो प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब अनुकूलतम परिस्थितियां होती है तो एल्गी चाहती है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ा ले। फंजाई रैपिडली ग्रो करती है फेवरेबल कंडीशन में। तो फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर किया जाता है क्योंकि वो रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रेट के, जबकि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा देखने हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि माइटोसिस होता है, रैपिड होता है। अब ये तो हमने कहा कि एडवांटेज का पहला एडवांटेज तो ये होगा कि जो पेरेंट्स है एक ही पेरेंट से काम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी वेस्टेज नहीं होता, सीधा गैमेट बनना, फर्टिलाइजेशन, दैट ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो वो भी नहीं होता है। कि फिर माइटोसिस होने के कारण रैपिड भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनेंगी, जितनी भी संतानें बनेंगी, वो सब आइडेंटिकल होंगी, वो सब एक जैसी होंगी। आइडेंटिकल क्यों होगी? क्योंकि माइटोसिस के परिणाम स्वरूप, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो सेल्स बनती है, द सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू माइटोसिस आर द आइडेंटिकल सेल्स। वे कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के कारण बनती है, वे सब आइडेंटिकल एक समान कोशिकाएं होती है। तो अब एक समान सेल्स होंगी तो एक समान जीव बनेगा। तो जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के समान दिखाई पड़ती है। इसीलिए यहां पर हम इसके लिए ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलते हैं उन संतानों को हम बोलते हैं क्लोन। तो हम कहते हैं आइडेंटिकल होते हैं, क्लोन टू देयर पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतानें होती है, जो हम देखते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसके लिए हम क्लोन वर्ड का यूज करते हैं। दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट, दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट, क्योंकि जेनेटिक मेकअप में, आनुवांशिक संरचना में, आनुवांशिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो सेम जेनेटिक मेकअप को रखते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होता है। अब डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दे ऑल आर आइडेंटिकल, सभी एक जैसे होंगे। सभी एक जैसे होंगे तो कोई भी उनमें से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होगा। कोई भी उनमें से सुपीरियर नहीं होगा तो नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन, ये सारी घटनाएं रुक जाती है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट का मतलब है कि एक थोड़ा बेहतर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक तरह की बाधा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के दौरान, क्योंकि वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशन जो होते हैं वो इंजन है, वेरिएशन जो होते हैं दे आर इंजन फॉर द इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए जो विभिन्नताएं होती हैं, जो वेरिएशन होते हैं, वो एक तरीके से फ्यूल के समान काम करते हैं, इंजन के समान काम करते हैं, तो वो नहीं मिल पाता है यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि जो है वो वेरिएशन के ना होने के कारण ये इवोल्यूशन में बड़ा सिग्निफिकेंट रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट के टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलैंगिक प्रजनन के टाइप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फिशन। पहला टाइप जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया वो है फिशन के। अब याद रखना, मैं एनसीईआरटी जब बोलता हूं तो आप समझ लीजिए कि मेरे लिए एनसीईआरटी में ऐसा मानता हूं कि वो गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, ठीक है, जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनके समकक्ष है वो। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर बहुत सारा पेपर बेस्ड होता है। कि अब कल किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर जो एम्स का पेपर दिया, मेरे को तो एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ा। इट मींस कि आपने एनसीईआरटी ठीक से बेटा नहीं पढ़ा था। एनसीईआरटी पूरे 100% कॉन्सेप्ट कवर करता है और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर ही जो है वो पेपर सेट होता है पूरा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड, मैंने बार बार आपसे एक बात कहा है कि मैं जानता हूं गवर्नमेंट सिस्टम को काफी अच्छे से, और कोई भी सरकारी तंत्र जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो हमेशा चाहता है कि स्टूडेंट्स को कोचिंग की आवश्यकता ना हो। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके मोस्ट ऑफ द फोकस होता है कि जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है ऑफिशियल चैनल से, उस पर बेस्ड पेपर बने। क्या तो जो सीबीएसई, पीएमटी, नीट का पेपर देखेंगे आप या एम्स का पेपर देखेंगे, 80 से 85% वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है। इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी रट ली हमने, रटने से काम नहीं बनेगा, एनसीईआरटी समझना पड़ेगा। कई जगह पर आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने का मतलब है कि एनसीईआरटी में कोई वर्ड है तो उस वर्ड को समझने के लिए आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। दे मेंशन है वर्ड, तो आप ऐसा समझ लो कि आपकी एनसीईआरटी एक डिटेल्ड सिलेबस है। आपकी एनसीईआरटी एक डिटेल्ड सिलेबस है, उसमें जो जो वर्ड डले हुए हैं उन सारे वर्ड के मतलब आपको अच्छे से डिटेल में विस्तार से मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। और जो जैसे मेरे पास एनसीईआरटी का ये प्रिंट आउट है, तो एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दे रखे हैं, ये सारे डायग्राम आपको ध्यान से देखने के, और
कोशिश करना, आपके पास जब कभी समय हो या आप जो है वो थोड़ा सा फ्री हो, तो ये डायग्राम का आप जो है वो एक इमेज अपने कॉपी में तैयार कर लें। आप इसको उठ के इसके इन डायग्राम को जो है कॉपी में बना ले। आप क्या और टाइम बचाना हो तो घर में स्कैनर प्रिंटर हो तो प्रिंट निकाले, काट के चिपका ले कॉपी में, क्योंकि डायग्राम पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम एनसीईआरटी के पूरे 100% डायग्राम को अच्छे से समझ लें और देख लें उनको, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि सबसे कॉमन जो है रिपोर्ट जो लिखा है एनसीईआरटी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है फिशन के। अब फिशन का मतलब क्या? फिशन इज नॉर्मल सिंपल डिवीजन। फिशन जो है वो साधारण विभाजन के समान है, सिंपल डिवीजन के समान है। एक पैरेंटल सेल के, देखिए एनसीईआरटी में उन्होंने बनाया हुआ है अमीबा, ठीक है ना, उन्होंने बनाया हुआ है अमीबा, ठीक है, उन्होंने अमीबा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, फिर उन्होंने अमीबा के अंदर क्या किया उन्होंने, ठीक है, एक डायग्राम में इसके 2 न्यूक्लियस कर दिया रोनेट के, फिर उन्होंने देखा कि वो जो है वो अमीबा 1 से 2 में डिवाइड हो गया। तो हम इतना समझते हैं कि सिंपल ऐसा विभाजन जिसमें कि पैरेंटल सेल, ऐसा डिवीजन जिसमें कि पैरेंटल सेल सिंपली 2 सेल में डिवाइड हो जाए, सिंपली 2 सेल में डिवाइड हो जाए, हम कहते हैं उसको जो है फिशन कहते हैं, ठीक है। फिशन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, फिशन कहते हैं। तो फिशन जो होता है वो भी कई तरह का होता है। अभी हम हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने केवल वर्ड यूज किया है कि बाइनरी फिशन इन अमीबा के, यानी 1 से 2 द्विविखंडन, हिंदी में बोलते हैं द्विविखंडन, 1 से सेल 2 में कन्वर्ट हो गई। याद रखना, चूंकि मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपने न्यूक्लियस को उसने जो है वो डुप्लीकेट किया, डबल किया, फिर ये 1 से 2 में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पैरेंट था, पैरेंट की क्या डेथ हुई? नहीं, पैरेंट की डेथ नहीं हुई, पैरेंट की डेथ नहीं हुई। पैरेंटल सेल जो है, पैतृक कोशिका, पैरेंटल सेल ने न्यूक्लियस को डुप्लीकेट किया और वो 1 से 2 में डिवाइड हो गई। अब ये डॉटर सेल एग्जैक्टली पैरेंटल सेल का ही डुप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्ड है, जो फिशन करते हैं, वो अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं। हम कहते हैं ये इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं, क्योंकि इमोर्टल का मतलब ये क्योंकि डेथ नहीं हुआ इसमें, इनके अंदर डेथ फेज एब्सेंट है, डेथ फेज प्राकृतिक अवस्थाओं में इनका डेथ नहीं हुआ है और ये 1 से 2 में डिवाइड कर गए, तो इसे हम इमोर्टल कहते हैं। तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म को हम जो है, इसे अमीबा हुआ, इनको हम अमर अजीब कहते हैं, क्योंकि ये पैरेंटल सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट आती है, डॉटर सेल फिर डॉटर सेल में कन्वर्ट आती है, तो डॉटर सेल ग्रो करेगी, पैरेंटल सेल के समान बिहेव करेगी, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो ये कभी मरेंगे नहीं, ये हमेशा अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि मरेंगे नहीं का मतलब बेटा ये है कि प्राकृतिक अवस्थाओं में नहीं मरेंगे। आप करंट लगा दोगे, आप उसमें टॉक्सिन डाल दोगे तो मर जाएंगे वो, तो ठीक है। नेचुरल कंडीशन में इनकी डेथ नहीं होती है, द्विविखंडन करते हैं और वो अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं फिशन की बात करें तो बाइनरी फिशन जो है वो हम देखते हैं सिंपल बाइनरी फिशन, यानी 1 से कोशिका 2 में डिवाइड हो गई, सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन हमको अमीबा में देखने मिलता है, ठीक है। अमीबा में हमको सिंपल बाइनरी फिशन जो है वो देखने मिलता है, ठीक है। फिर अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो बाइनरी फिशन की बात करते हैं, ये बाइनरी फिशन जो है, जो सिंपल बाइनरी फिशन है, ये कई प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हो सकता है, लंबवत हो सकता है, ट्रांसवर्स एक्सिस से हो सकता है, ठीक है, रैंडम कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल आप याद रखिएगा कि जो सिंपल बाइनरी फिशन, मेरी बात ध्यान सुनना, जो सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा में होता है, कि जो सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा में होता है वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है। जो अमीबा के अंदर होता है, जो सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर होता है वो इर्रेगुलर होता है, जबकि यूग्लिना में जो होता है, यूग्लिना इज आल्सो यूनिसेल्ड प्रोटोजोआ, यूग्लिना में होता है। याद रखना, यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल मानते हैं, क्योंकि इसमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलता है। जब इसको लाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, लाइट नहीं मिलेगा तो ये बाहर से फूड लेने लगेगा। तो यूग्लिना को हम प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी मानते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन हमको देखने मिलता है, ठीक है। नोट याद रखना, यूग्लिना में हमको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने मिलता है, जबकि पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम में हमको ट्रांसवर्स
मतलब एक प्लेन है इसमें डिवाइड कर, तो बाइनरी फिशन का मतलब है सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रही है, तो अमीबा में ये इरेगुलर होता है, ठीक है, यूग्लिना में ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जबकि पैरामीशियम में ये ट्रांसवर्स होता है, पैरामीशियम में ये ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल है प्लेनेरिया, आपको बताया था मैंने, प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन को शो करता है, ये प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन को शो करता है, और ये 1 से 2 में जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो प्लेनेरिया है, जिससे मैंने आपसे कहा कि कैसा होता है प्लेनेरिया, इस तरह का होता है, ठीक है, ये प्लेनेरिया है, फ्रेंड बॉम है, इसका हिस्सा अलग हुआ ये, ट्रांसवर्स प्लेन पे होता है, ट्रांसवर्स प्लेन से हिस्सा इसका अलग हुआ, ये फिर से पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन गया, और ये हिस्सा भी जो है वो डेवलप होके नया प्लेनेरिया बन गया, ठीक है। तो असल में जो प्लेनेरिया है ये एक एनिमल है, फ्रेंड बॉम है, इसके अंदर भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हमको देखने मिलता है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि बाइनरी फिशन का मतलब है सिंपल डिवीजन के, तो याद रखिए इरेगुलर बाइनरी फिशन अमीबा में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो है वो यूग्लिना में होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है वो पैरामीशियम में हमको देखने मिलता है, ठीक है, और सिंपल डिवीजन के समान होता है, ठीक है। चलिए अब बाइनरी फिशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो बाइनरी फिशन होता है वो 1 से सेल 2 में डिवाइड हो गई, बाइनरी का मतलब है 2 नंबर 2, ठीक है, बाइनरी मींस 2, ठीक है, जो वर्ड है बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 2 मिनट के। अब जो फिशन होता है, जो विखंडन है, वो कई बार मल्टीपल भी होता है, तो हम उसका बोलेंगे इसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे, तब हम उसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये मल्टीपल फिशन कहां देखने मिलेगा हमें, हम जो मल्टीपल फिशन की बात करते हैं, तो आपको जब मैं आगे मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको आगे मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि साइजोंट स्टेज में साइजोंट अवस्था के अंदर जो है हमको मल्टीपल फिशन देखने मिलता है, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो आपके, आप कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरा लक्ष्य आपको पढ़ाने का सिर्फ इतना है कि जिन चीजों को आप कठिन समझते हो, जिन चीजों को आप बोर समझते हो, वो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए और वो आसान लगना चाहिए। मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको लगना चाहिए कि नहीं बायोलॉजी तो बड़ा आसान था यार, कहां उलझ रहे थे आपके, तो इसलिए क्योंकि साइंस है, साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपसे कहा बेटा कि जब हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखेंगे, मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल देखेंगे, तब आप एक वर्ड याद रखना, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब है कि सेल के अंदर कई सारा विखंडन पे एक साथ कई सारे स्पोर्स बनते हैं, कई सारे जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं जो एक साथ रिलीज होते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जो साइजोंट अवस्था में हमें ये देखने मिलेगा मलेरिया पैरासाइट बट के, इतना याद रखिए बस, ठीक है। साइजोंट अवस्था हमको देखने मिलेगा मल्टीपल फिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं अब विखंडन फिशन क्या एक और स्टेज होता है प्लाज्मोटोमी। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है प्लाज्मोटोमी, आपको ये समझ में आया कि बाइनरी फिशन का मतलब है कि सेल 1 से 2 में डिवाइड हो गया, फिर मल्टीपल फिशन का मतलब है कि सेल 1 से 2 की बजाय 1 से कई में डिवाइड हो गया, 1 to several, ठीक है, जो हमको मलेरिया पैरासाइट में देखने मिला, ठीक है। फिर हमने आपसे कहा कि एक होता है अवस्था है वो है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, प्लाज्मोटोमी में यह हुआ कि मान लीजिए मैंने कहा एक सेल है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया 8 इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल है। जब ये फिशन करेगी तो ये कुछ नहीं करेगी, ये सीधा सीधा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, इसके 2 हिस्से बढ़ गए, एक हिस्सा ये बटा एक हिस्सा ये बटा, समझने के लिए मैंने मान लिया, ठीक है। एक हिस्से में क्या हुआ 3 न्यूक्लियस आ गए, दूसरे हिस्से में क्या हुआ 5 न्यूक्लियस आ गए, और हमें मालूम है कि कुल 8 न्यूक्लियाई थे, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, ठीक है बेटा, समझ रहे ना। मैंने आपसे कहा कि एक सेल है उसके अंदर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और वो फिशन में जा रही है, और उसने मल्टी न्यूक्लिएट सेल जब फिशन में गई तो वहां पर उसने कुछ भी नहीं किया, उसे सिंपल 2 में बढ़ गई, एक में 3 न्यूक्लियस आ गए, एक में 5 न्यूक्लियस आ गए। इसके बाद ये न्यूक्लियस अपनी संख्या को बढ़ा के फिर से नॉर्मल करेंगे, ये 3 वाला वापस से 8 हो जाएगा, ये फिर से 8 हो गया, डिवाइड किया न्यूक्लियस, और ये 5 वाला भी 8 हो जाएगा, फिर से डिवाइड किया,
समझ गए बात को? मतलब इसने अपने 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन को रीस्टैब्लिश कर लिया, तो वापस से पेरेंटल सेल के समान ही हो गया। इस घटना को बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। तो कई बार ये वर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हमें लगता है पता नहीं कहां से आ गया ये वर्ड। अरे भाई, यदि एनसीईआरटी के अंदर उसने फिशन वर्ड को पूछा है तो इसका मतलब ये है कि यू शुड नो ऑल अबाउट फिशन। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल फिशन क्या है, बाइनरी फिशन क्या है, आपको मल्टीपल फिशन क्या है, प्लाज्मोटोमी क्या है, ठीक है ना? और इसके बाहर पेपर नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। एंड हमेशा कॉन्फिडेंस अपना हायर साइड रखो, हमेशा एग्जामिनर से एक स्टेप आगे रहो। हमेशा ये सोचो अपने मन के अंदर कि यार एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं चाहिए जो मुझसे ना बैठ गया। 360 आउट ऑफ 360 फोड़ दूंगा इस बार मैं इस एग्जामिनर से, इस नीट बोर्ड से बदला लेके मानूंगा, ठीक है? अपने अंदर ज्वाला को जगाओ, अपने अंदर एनर्जी रखो, अपने अंदर जो है एक प्रकार से बारूद भर लो अंदर कि हाँ बॉस होगा तो 100% ही होगा, ठीक है ना? बहुत हो गया, ठीक है? अब हम जो है और अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना बेस्ट पॉसिबल देंगे, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा कि ये हो गया प्लाज्मोटोमी, बताया मैंने आपको कि भाई न्यूक्लियस थे, मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन थी, डिवाइड हुआ तो इर्रेगुलर नंबर ऑफ न्यूक्लियस पहुंच गया। बाद में उसने अपने आपको कंडीशन को फिर से रीसेट कर लिया उसने कि भाई 8 न्यूक्लियस की कंडीशन शुरू किया था तो वापस 8 न्यूक्लियस उसमें हो गए, ठीक है? तो वही नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल ने एस्टेब्लिश कर लिया जो पेरेंटल सेल के अंदर था। तो प्लाज्मोटोमी कहा है इसको। तो ये हो गया फिशन के तरीके। अब फिशन के बाद हम आते हैं बडिंग पर, ठीक है? अब बडिंग, जब हम बडिंग पे आते हैं तो हम इतना जानते हैं कि फिशन से हम बडिंग पर है। तो फिशन और बडिंग में फर्क क्या है? ये क्या होता है? हम एनसीईआरटी से पढ़ तो लेते हैं, फिशन पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया, पहले हम समझते हैं कि बडिंग क्या है, फिर उसके दोनों में के बीच डिफरेंस देखेंगे। बड में क्या हुआ, मैंने कहा ये ईस्ट है, ठीक है? मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपको दिखाता हूं, ठीक है? मैं सब कुछ एनसीईआरटी से लेता हूं बेटा, ठीक है? ये एनसीईआरटी है, ठीक है? इसमें डायग्राम दिख रहा है, ठीक है? मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम यूज कर रहा हूं। ये है ईस्ट, उसने कहा ये ईस्ट है, ठीक है? ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना? मैं डायग्राम को बहुत डिटेल में नहीं बना रहा हूं, सिंपल डायग्राम का काम की चीज वो बना ली मैंने। ये ईस्ट है, फिर वो कहते हैं आपसे कि इसमें क्या हुआ, वो ईस्ट में एक लेटरल आउटग्रोथ हुई, देख रहे हैं आप, आउटग्रोथ हुई, लेटरल आउटग्रोथ हुई, ठीक है? और ये जो इसका न्यूक्लियस था वो डिवाइड करना शुरू किया, वो न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू किया, न्यूक्लियस, ठीक है? फिर फाइनली न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो गया। ये बर्ड अपने आप, इसको हमने बर्ड बोला, लेटरल आउटग्रोथ हमने बर्ड बोला, इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस यहां आ गया, ठीक है? फिर फाइनली ये बर्ड ग्रो किया और अलग हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बडिंग की अवस्था, पहले समझो बेटा, बड जो है एक प्रकार का लेटरल आउटग्रोथ है। जो मेन पेरेंटल बॉडी है, जो पेरेंटल सेल है या पेरेंटल बॉडी है, उससे एक लेटरल आउटग्रोथ, एक पार्श्वी अतिवृद्धि निकलती है जो आकार में छोटी होती है। और उस लेटरल आउटग्रोथ के अंदर जो पेरेंटल सेल का न्यूक्लियस है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है और अपने एक कॉपी को उसके अंदर डाल देता है। और वो बर्ड के अंदर जैसे ही न्यूक्लियस पहुंचता है तो बर्ड अपना आकार बढ़ा के अलग हो जाती है, क्या? ठीक? तो हम कहते हैं कि इट इज दी देखो, ये पेरेंटल सेल थी, पेरेंटल सेल में एक लेटरल आउटग्रोथ हुआ और इस न्यूक्लियस ने अपनी कॉपी बनाया, कॉपी को उसके अंदर छोड़ दिया इसने। अब जैसे इसके अंदर कॉपी गया और ये बर्ड पेरेंटल सेल से अलग हो जाता है, फिर आगे चल के बर्ड जो है वो डेवलप होके एडल्ट सेल को प्रोड्यूस करता है, पूरे के पूरे जो है पेरेंटल सेल के समान स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। ईस्ट में हमको देखने मिलता है, ठीक है? ये हमने बात की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की। समझ गए हम कि बर्ड जो है वो लेटरल आउटग्रोथ है जिसके अंदर न्यूक्लियस पहुंचता है और वो जो है वो अलग होने के बाद इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यदि हम बडिंग और बाइनरी फिशन में डिफरेंस देखना चाहें कि फिशन में और बडिंग में फर्क क्या है, तो फर्क ये है बेटा कि देखो, जब फिशन हुआ, देखो कॉन्सेप्ट को समझो आप, रटने की जरूरत नहीं। ये एक सेल था, ठीक है? इस सेल ने क्या किया, न्यूक्लियस को डबल किया और ये 2 में डिवाइड हो गया, पेरेंटल सेल खत्म हो गया, ठीक है? पेरेंटल सेल खत्म हो गया, 2 सेल बन गए इक्वल साइज करके। बर्ड में क्या हुआ, ये सेल था, इसने लेटरल आउटग्रोथ किया, न्यूक्लियस को डबल किया, लेटरल आउटग्रोथ किया, ठीक है? फिर आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस पहुंच गया, फिर आउटग्रोथ अलग हो गया, ये बर्ड है और ये पेरेंटल सेल है, ठीक है? तो आप समझ गए बात मेरी, आप इंटेलिजेंट तो समझ गए। आपने कहा कि सर फिशन के दौरान पेरेंटल सेल जो है वो खत्म हो जाती है, पेरेंटल सेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, पेरेंटल सेल डिस्ट्रीब्यूट आती है डॉटर सेल के अंदर, क्या? एंड देखो, जब ये पेरेंटल सेल थी,
ग्रो किया और 2 डॉटर सेल बनी, जबकि बर्डिंग में ये पेरेंटल सेल है, आउट लेटरल ग्रोथ हुआ और ये अलग हो गया, पेरेंटल सेल मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट जो फिशन है उसमें पेरेंटल बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट आती है और 2 नए जीव में कन्वर्ट आती है। फिशन में पेरेंटल बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड जाएगी और 2 नए इंडिविजुअल बनेंगे, जबकि बर्डिंग में क्या होता है, पेरेंट एक स्मॉल बर्ड को प्रोड्यूस करेगा जो ग्रो करेगी और अलग हो जाएगी, पेरेंटल बॉडी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिशन में डिवीजन ऑलमोस्ट इक्वल होने की कोशिश करता है। फिशन में जो फिशन होता है उसमें डिवीजन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जबकि बर्डिंग के दौरान जो बर्ड टूट के अलग हुई वो क्या इक्वल साइज की थी? नहीं ना, अलग साइज की थी, तो बर्डिंग में अनइक्वल होता है। ठीक है, आप समझ गए कि सर बर्डिंग और फिशन के बीच क्या कनेक्शन है, क्या अंतर है। ठीक है, अब ये तो देखा हमने ईस्ट में बर्डिंग। ईस्ट में एक बात तो समझ लो, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट के अंदर न्यूक्लियस है, मान लिया के ईस्ट में ये बर्ड बना, समझ रहा बेटा, बर्ड बना। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये बर्ड अलग होने के पहले ये बर्ड बना, ईस्ट में ये बर्ड बना, बर्ड अलग होने के पहले एक बर्ड और बन गया, इस न्यूक्लियस में डबल किया, एक बर्ड और बना दिया। फिर ईस्ट के अंदर मैंने कहा ये एक बर्ड था, पहले बना हुआ बर्ड था, इसके बाद एक बर्ड और बन गया, फिर एक बर्ड और बन गया। मतलब ये है कि बर्ड ईस्ट की सेल से, इमेजिन करते ऐसी स्टेज है कि ईस्ट की सेल में बर्ड बना, बर्ड के ऊपर फिर एक और बर्ड बन गया, फिर एक और बर्ड बन गया, और जो बर्ड बन रहे हैं वो अलग भी नहीं हो पा रहे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टोरुलेशन, इसे बोलते हैं टोरुलेशन। ठीक है, और ये कहलाता है टोरुला स्टेज, इसे बोलते हैं टोरुला स्टेज ऑफ ईस्ट। इतना याद रखना बस, ठीक है। अभी आप इतना ही याद रखो, जब ईस्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा क्यों होता था, हम बात करेंगे। अभी इतना समझ गए हम कि टोरुला वास्तव में रिपीटेटिव वर्ड्स है। टोरुला वास्तव में क्या है, रिपीटेटिव वर्ड है। ईस्ट में जो एक के बाद एक ऊपर बनने लगती है, और पहले वाली पुरानी बर्ड अलग नहीं होती, उसके ऊपर एक नई बर्ड बन जाती है, उसके ऊपर एक नई बर्ड बन जाती है, तो इससे हम बोलते हैं टोरुलेशन बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम टोरुलेशन कहते हैं, और इस स्टेज को हम टोरुला स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बर्डिंग क्या एनिमल में होता है? बिल्कुल होता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा उन्होंने के, कौन सा डायग्राम? डायग्राम याद रखना बेटा, भूलना नहीं, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन के। ये डायग्राम पेज नंबर 6 पर डायग्राम है। ये है ज़ूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, हम बाद में देखेंगे इसको। ये है कोनिडिया, स्पोर में देखेंगे बाद में। अभी हम मतलब हमको सी और डी डायग्राम से क्या, ये बर्डिंग, तो बर्ड्स इन हाइड्रा लिखा है, जेम्यूल्स इन स्पंज लिखा है, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने एनसीईआरटी में, इन्होंने टर्म लिख दिया कि जेम्यूल्स होता है, पर समझाया नहीं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में हम एनसीईआरटी में छुपी हुई थ्योरी है, जो एनसीईआरटी में थ्योरी छिपी हुई है, उस थ्योरी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम जो एनसीईआरटी के अंदर जो वर्ड है उनके मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है बर्ड्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी हमको बर्डिंग की कंडीशन देखने दी है। बेसिक मैकेनिज्म सेम है, बेसिक मैकेनिज्म सेम है कि न्यूक्लियस आएगा, उसके अंदर एक लेटरल ग्रोथ होगी, अलग हो जाएगी। याद रखिए, एनिमल्स में बर्ड जो होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक्सटर्नल बर्ड, यानी बर्ड बॉडी पर बाहर तरफ बने, बॉडी पर बर्ड अंदर, शरीर के अंदर ना बने, बर्ड बॉडी पर बाहर की तरफ बने, जैसे कि हाइड्रा में होता है। तो डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा उन्होंने, ठीक है। आई एम नॉट गुड, वेरी गुड इन डायग्राम्स में, बहुत अच्छा नहीं हूं डायग्राम में, कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रा, ठीक है, ऐसा हाइड्रा बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, और इन्होंने यहां पर ऐसा बनाया हुआ बर्ड के, ऐसा बना के इन्होंने बनाया हुआ ये है बर्ड, ठीक है। ठीक, मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम बना रहा हूं, वही एग्जाम में पूछा करके। तो ये है बर्ड, ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर ये बर्ड है, ठीक है। तो याद रखिए कि एक तो वो एनिमल्स में बर्ड हो बनते हैं, बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म सेम है कि जो है वो लेटरल आउटग्रोथ होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे और वो हिस्सा अलग हो जाएगा, और बर्ड जब अलग होकर एक नए जीव का विकास करेगा। हाइड्रा में जो बर्ड, याद रखना भूलना नहीं, हाइड्रा में जो बर्ड बनता है वो बॉडी पर बाहर तरफ बनता है, बाहर से दिखाई पड़ता है, बाहर से अलग हो जाता है। हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग, एक्सटर्नल बर्डिंग कहते हैं, इसे हम एक्सटर्नल बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब यदि समझ गए बेटा आप इसको कि हाइड्रा में बर्ड है वो बाहर तरफ बनता है, इसलिए इसको हमने एक्सटर्नल बर्डिंग का, बाहरी बर्डिंग का इसको हमने।
अब हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, के हम स्पंज की बात करते हैं, के हम बात करते हैं स्पॉन्जिला की बात करते हैं, पोरिफेरा की बात करते हैं, के तो हमने कहा स्पंजेस में क्या होता है, ये स्पंज है मान ला, ठीक है, ठीक। तो स्पंज में यह होता है कि स्पंज के अंदर जो बर्डिंग होती है वो इंटरनल, स्पंज की बॉडी में जो बर्डिंग होती है वो इंटरनल बर्डिंग होती है, कि तो बर्ड जो है वो बाहर तरफ नहीं, बर्ड बॉडी पर बाहर तरफ नहीं बनता है, बॉडी के अंदर बनता है और फिर अंदर से बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं स्पॉन्जेस के अंदर जो बर्ड बनते हैं वो इंटरनल बर्डिंग, स्पॉन्जेस के अंदर जो है वो इंटरनल बर्डिंग होती है, इंटरनल बर्डिंग होती है। और ऐसे बर्ड जो अंदर से बनकर बाहर आते हैं, इंटरनल बर्ड होते हैं, उनको हम जेम्यूल्स कहते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं, जेम्यूल्स। तो जेम्यूल्स आर नथिंग, जेम्यूल कोई अद्भुत चीज नहीं है, जेम्यूल वास्तव में इंटरनल बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड हैं जो स्पॉन्जिला की बॉडी के अंदर बनते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं, क्या, और फिर वो नए पोरिफेरा को या नए स्पॉन्जेस को वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेम्यूल्स। तो फिर जेम्यूल का डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, उन्होंने दे रखा डायग्राम में, जेम्यूल का डायग्राम को हम देखें इसमें, तो हम देखते हैं इसमें कि असल में ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके बीचों बीच हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो सेल्स है, इसके अंदर यहाँ पे सेल्स है, जो बर्ड की सेल्स है वो सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। और फिर आप देख रहे हैं स्पॉन्जेस के अंदर, आप जानते हैं कि एक जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर हम देखते हैं कि जो है वो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो जो स्पिक्यूल्स में प्रेजेंट है वो मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स है, मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं ये, ठीक है, ये ठीक है ना, ये इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा था। अब जब स्पॉन्जेस पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे तो हमने कहा कि ये मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स है इसमें, और फिर जो है वो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो अंदर सेल्स हैं, और ये अंदर इसमें ये वाली इनर मेम्ब्रेन होगी, इसमें ये इनर मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन से जो है वो सेल्स घिरी होंगी, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है, सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो हमने कहा आपसे ये स्ट्रक्चर है जेम्यूल्स। एनसीईआरटी में हालांकि कोई लेवलिंग जेम्यूल्स को उन्होंने नहीं किया, पर हम देख लेते हैं, क्योंकि चूंकि हम जब पोरिफेरा पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे, अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो है वो जेम्यूल को शो करता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो एक ओपनिंग होती है इस जेम्यूल में, हमेशा जो जेम्यूल में एक ओपनिंग होती है, आप डायग्राम गौर से देखिए एनसीईआरटी का, देखिए डायग्राम गौर से, एनसीईआरटी के डायग्राम को ओपनिंग दिखाई पड़ेगी, इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाई। क्या बोलते हैं ओपनिंग को, हम बोलते हैं माइक्रोपाई, इस ओपनिंग को हम माइक्रोपाई कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये है जेम्यूल्स के। तो जेम्यूल जो है वो वास्तव में कुछ नहीं होते बेटा, जेम्यूल्स इंटरनल बर्ड होते हैं, आंतरिक बर्ड होते हैं जो स्पॉन्जिला, स्पंज के अंदर बनते हैं, क्या हमको स्पंज के अंदर जो देखने मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बर्डिंग एनिमल में भी होती है, एक्सटर्नल बर्ड हाइड्रा में देखने मिलता है हमको, इंटरनल बर्ड या जेम्यूल हमको जो है वो स्पॉन्जेस में, पोरिफेरा में देखने मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बर्डिंग और याद कर लो यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आगे टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो बड़ा काम आएगा, क्या वो होता है स्ट्रोबिलेशन, स्ट्रोबिलेशन, ठीक है। इससे बनते हैं स्ट्रोबिला, जो बर्ड होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोबिला बोलते हैं, ये आइडेंटिकल रिपीटेशन होता है। जैसे हम देखते हैं कि मैंने आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं किसकी, टैप वर्म की बात करते हैं, टीनिया सोलियम की बात करते हैं, टैप वर्म है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आइडेंटिकल बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है नेक के ठीक नीचे, नेक के ठीक नीचे इसमें जो है वो कुछ सेल्स होती है जो रिपीटेटिव सेल्स एक जैसी दिखाई पड़ती है, इनको हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो ये सेल्स लगातार डिवाइड करके जो है वो लगातार बर्ड के समान डेवलप होती है, एक के बाद एक बनती चली जाती है, और ये अलग होकर पूरा का पूरा जो है वो टैप वर्म पूरा का पूरा जो है टीनिया को प्रोड्यूस कर सकती है। तो इतना याद रखिए आप कि वास्तव में स्ट्रोबिलेशन जो है वो देखने मिलता है हमको टैप वर्म में देखने मिलता है, टीनिया में देखने मिलता है, टैप वर्म या टीनिया सोलियम में हमको देखने मिलता है। जब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी डिटेल में, एनिमल टैक्सोनॉमी, तो हम देखेंगे टीनिया सोलियम में कि स्ट्रोबिला का क्या रोल होता है, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं, अभी इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड रखते हैं। अभी इतना समझ गए हम कि बर्डिंग के डिफरेंट हॉस्पिटल जो इतना आसान है कि एक बोल दिया कि बर्ड लैटरल ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं है। ईस्ट में हमने देखा कि बर्ड किस प्रकार बनता है, फिर हाइड्रा में कैसे बनता है, एक्सटर्नल बर्ड बनता है, फिर स्पॉन्जेस में इंटरनल बर्ड्स बनते हैं जिनको हम जेम्यूल्स कहते हैं, और फिर टीनिया सोलियम में टैप वर्म में हमको स्ट्रोबिलाई दिखाई देता है, जो कि वास्तव में बर्ड का ही एक फॉर्म होता है, तो उसे हम स्ट्रोबिलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में हमको आई। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन बड़ा कॉमन टाइप का जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है कि फ्रेगमेंटेशन में बॉडी का एक पार्ट टूटे हुए भाग से जो है वो पूरा प्लांट बॉडी बन गया या पूरा एनिमल बॉडी बन गया। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो बड़ा कॉमन मेथड है, और फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमनली हमको देखने मिलता है किसमें,
फंजाई में और एल्गी में। एल्गी और फंजाई फेवरेबल कंडीशन में जब अनुकूलतम परिस्थितियां होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो वो अपने आप को फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं, उसमें एनर्जी सबसे कम कंज्यूम होती है और फ्रेगमेंट टूट के अलग होता है और उससे जो है वो नया बॉडी बन जाता है। तो एल्गी, जैसे हमने कहा एल्गी हुआ स्पाइरोगैरा, बड़ा कॉमन एल्गी है। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब आप बोलोगे सर इनके ही नाम क्यों लिया आपने? क्योंकि ये एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। मेरे लिए हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। और मैं आपके उन्हीं प्रश्नों का उत्तर करूंगा जिन क्वेश्चन से मुझे लगता है कि हाँ ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं कि मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं हर वीडियो लेक्चर के बाद में, लॉट्स ऑफ कमेंट्स कम पॉप अप ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पढ़ता सारे कमेंट हूं, पढ़ता मैं सारे कमेंट्स, लेकिन मेरे पास टाइम कम रहता है, इसलिए मैं उन्हीं कमेंट का आंसर करना पसंद करता हूं जो बिल्कुल जेन्युइन कमेंट होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप पानी पीने के लिए तांबे के गिलास का यूज क्यों करते हो? तो आई डोंट थिंक कि दिस क्वेश्चन हैज एनी रिलेशनशिप विद द एग्जामिनेशन। किसी ने पूछा कि सर आप कौन सा माइक यूज करते हो, तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें ऐसी जो जिनका एग्जाम से कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो मैं उन चीजों को जनरली अवॉइड करता हूं, ठीक है ना। तो मेरा पर्पस ये है कि मेरा हर मिनट, मेरा हर सेकंड उस काम में इस्तेमाल हो जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, ठीक है। हर मिनट आपके बेटरमेंट के लिए हो, ठीक है। और यदि कोई ऐसी पर्सनल चैट है, पर्सनल बात है, तो मुझसे पर्सनली बात कीजिए, ठीक है। मैं उसके लिए आपसे बात करने तैयार हूं, लेकिन जो हमारा पर्पस है वो डिफीट नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है वो अर्जुन ने जैसे चिड़िया की आंख को देखा था ना कि हाँ बस वही लक्ष्य मेरा, बस वही आपका लक्ष्य, ठीक है। मैं केवल माध्यम मात्र हूं, सफलता आपके अंदर छिपी हुई है, सक्सेस आपके अंदर छिपी हुई है। आप सबसे पावरफुल हो, आप सबसे अधिक शक्तिशाली हो, आपके ही दिमाग को जगाने मैं केवल माध्यम, आई एम ओनली द मीडियम हियर, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट ए मीडियम। बस मेरा वो पर्पस है, आपको जगाना है मुझे, और आप, मुझे मालूम है कि आप शक्तिशाली हैं, आप सफल हैं, आपको बस एक बार जाकर प्रयास करने की देरी है, आप कर गुजरेंगे, आप एग्जाम को टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जो एग्जाम में आएगा वो मेरे लिए जरूरी है। तो स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक होती है, ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक होती है। फंजाई हुआ, फंजाई के अंदर हमको फ्रेगमेंटेशन देखने मिलता है। फंजाई में सबसे कॉमन कौन सा फंजाई है? राइजोपस, एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूकर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। तो ये हमको देखने मिला। और याद रखना, बड़ी मजेदार बात है, फ्रेगमेंटेशन यूनिसेल्ड में नहीं होता है। यूनिसेल्ड में क्यों नहीं होगा? अरे भाई फ्रेगमेंट के लिए कम से कम एक सेल तो चाहिए ना, तो फ्रेगमेंट के लिए जब टूटेगा तो एक से अधिक सेल चाहिए, फ्रेगमेंट के लिए एक से अधिक सेल चाहिए, करेक्ट कराओ, एक से अधिक सेल चाहिए। भाई एक सेल को कैसे तोड़ दोगे आपके? तो एक सेल डिवाइड करती है तो फिशन से, या बर्ड बनाती है उठ के। तो फ्रेगमेंटेशन जनरली मल्टी सेल्ड के लिए होता है। जो मल्टी सेल्ड एल्गी है, मल्टी सेल्ड फंजाई है, वो फ्रेगमेंटेशन करती है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि फ्रेगमेंट्स बनेंगे के। फिर टेरिडोफाइटा में भी देखने मिलता है, कई बार हमको ब्रायोफाइटा में भी फ्रेगमेंटेशन देखने मिलता है, ठीक। तो फ्रेगमेंट से कॉमन मेथड होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन। फिर आते हैं एक और दूसरे वर्ड पाते हैं, वो होता है जैमी, ठीक है। अब ये जैमी वर्ड कई बार आता है कि जैमी क्या होता है, तो वास्तव में आप समझ लीजिए कि जैमी जो है वो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये पैरेंटल सेल पर बनने वाले, पैरेंटल बॉडी पर बनने वाले जो है यूनिसेल्ड से मल्टी सेल स्ट्रक्चर, ये एक कोशी भी हो सकते हैं, यूनिसेल्ड से लेकर मल्टी सेल स्ट्रक्चर होते हैं। और हम कहते हैं कि वास्तव में यूनिसेल्ड से लेकर मल्टी सेल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये एक प्रकार के जो है वो हम कहते हैं कि ये एक प्रकार के वेजिटेटिव या एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स होते हैं, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स होते हैं। अब बोलोगे प्रोपेग्यूल्स वर्ड का मतलब क्या है सर? तो मैं बोलता हूं बेटा, प्रोपेग्यूल्स का मतलब है जो प्रोपेगेशन में हेल्प करता है, वर्ड संख्या को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैमी वास्तव में क्या है? जैमी जो है वो एक मल्टीसेलुलर या यूनिसेल जो है स्ट्रक्चर है, सेलुलर क्लस्टर, ये कोशिकी क्लस्टर है। वास्तव में एक प्रकार का कोशिका से बना हुआ एक गुच्छा है, सेलुलर क्लस्टर है। इसमें एक सेल भी हो सकती है, इसमें कई सेल, एक सेल होगी तो क्लस्टर नहीं बोलेंगे, कई सेल होगी तो क्लस्टर होगा। मार्केंशिया, जैसे आप देखेंगे टैक्सोनॉमी में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मार्केंशिया के अंदर हमको जो है, मार्केंशिया के अंदर हमको जो है वो जैमी कब देखने मिलते हैं?
कप समान स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें जैमी बनता है। जैमी जो है वो मार्किंशा में मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग होकर जो है वो नए के नए ब्रायोफाइटा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्किंशा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में जो है वो प्रोपिग्यूल्स होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं जो मेन प्लांट बॉडी पर डेवलप होते हैं, मेन स्ट्रक्चर पर डेवलप होते हैं, अलग होकर जो है नए प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मार्किंशा में जेमी कब देखने मिलते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से एक है। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं रीजनरेशन। अब कई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप बोलोगे सर रीजनरेशन को आप क्यों बोल रहे हो रिप्रोडक्शन की मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड? क्योंकि बेटा रीजनरेशन में कई बार क्या होता है कि जीव जो है वो 1 से 2 में डिवाइड होता है, मल्टीपल कॉपीज जाता है। तो रीजनरेशन वास्तव में एक तरह का जो है एक हम समझ लीजिए जैसे कि रीजनरेशन एक तरीका है जिससे कि जो है जीव अपने आप को सर्वाइव भी रखता है और अपनी कॉपी भी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रीजनरेशन की हम बात करें तो हम जब हम जो है वो रीजनरेशन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा प्लेनेरिया, ट्रू रीजनरेशन को शो करता है, पढ़ा हुआ हमने पढ़ा हुआ प्लेनेरिया जो होता है वो ट्रू रीजनरेशन को शो करता है, प्लेनेरिया हुआ। स्पॉन्जेस के अंदर भी हमको देखने मिलता है, स्पॉन्जेस के अंदर भी हमको देखने मिलता है, कि हाइड्रा में भी देखने मिलता है। तो वास्तव में रीजनरेशन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर, बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर टूटता है, टूटे हुए स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। यानी प्लेनेरिया की बॉडी का एक हिस्सा टूटकर यदि अलग हो गया तो उस अलग हिस्से से पूरा का पूरा एक जीव बन सकता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो रीजनरेशन में प्लांट बॉडी का, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का रीजनरेशन में जीव के शरीर का कोई भी हिस्सा टूटकर अलग होगा तो अलग टूटे हुए हिस्से से एक पूरा का पूरा जीव बन सकता है। और इस फिनोमेना को हम साइंस में कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। इसे बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस का मतलब यह है कि टूटे हुए हिस्से से, फ्रेगमेंट से, टूटे हुए खंड से पूरा का पूरा जीव बन सकता हो, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं। तो रीजनरेशन जिसमें कि फ्रेगमेंट से पूरा का पूरा जीव बन सकता हो, उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, हमने इसको मॉर्फोलैक्सिस कहा। याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है मॉर्फोलैक्सिस का। चलिए, अब मान लो ऐसा होता है कि ये तो चलो बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो इतनी अधिक नहीं होती है कि एक हिस्सा टूटे और उस टूटे हुए हिस्से से जो है पूरा का पूरा जीव बन जाए। कई जीवों में ऐसा होता है कि जो रीजनरेशन होता है वो केवल ऑर्गन के लेवल तक होता है। कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है तो वो ऑर्गन दोबारा बन जाएगा। छिपकली में होता है, उसकी पूंछ यदि छोड़ के चली जाती है तो पूंछ को, अपनी टेल को वो दोबारा जनरेट कर लेती है। देखा ना लिजार्ड में, लिजार्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं तो वो पूंछ छोड़ के भाग जाती है, कंफ्यूज करने के लिए होता है अपने दुश्मन को। तो वो पूंछ जो है वो बाकायदा मुंह हिल रही होती है और वो छिपकली आगे निकल जाती है, लेकिन वो बाद में उसे रिजनरेट कर सकती है। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की कैपेबिलिटी कई जीवों में होती है, लेकिन वो असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड में नहीं आता। लेकिन चूंकि हमने ये वर्ड यहाँ मॉर्फोलैक्सिस वर्ड यूज किया है तो रीजनरेशन में हमको पता होना चाहिए ऑस्पेक्ट क्या है इसके। तो रीजनरेशन का एक ऑस्पेक्ट ये होता है कि कोई ऑर्गन जो है, डैमेज ऑर्गन जो है, अपने आप को जो है वो रिपेयर कर ले, अपने आप को रीजनरेट कर दे। तो इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। तो एपीमॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? एपीमॉर्फोसिस का मतलब बेटा क्या होता है? एपीमॉर्फोसिस में कि यदि जो है वो किसी जीव के शरीर का कोई ऑर्गन या अंग डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कोई कारण से उसको जो है वो क्षति पहुंचती है, कोई किसी कारण से वो जो है वो अलग टूट जाता है, अलग हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है, तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि दो वर्ड है, एक है मॉर्फोलैक्सिस, इसमें कि एक टूटे हुए भाग से पूरा का पूरा जीव बन सकता है, दूसरा तो उसे मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं। और किसी जीव का कोई टूटा हुआ यदि भाग टूट के अलग हो चुका है तो जीव के उस भाग को रीजनरेट करने की फिनोमेना को बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम स्पोरुलेशन पर। याद रखिएगा कि स्पोर का बनना स्पोरुलेशन कहता है। यानी फंजाई के अंदर कॉमनली देखने मिलता है, एल्गी में देखने मिलता है, तो स्पोर का बनना जो है वो स्पोरुलेशन कहलाता है। ठीक है ना? ठीक। और जिन स्ट्रक्चर में स्पोर बनते हैं उनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। तो स्पोरेंजिया का मतलब होता है द स्ट्रक्चर्स वेयर स्पोर्स आर फॉर्म। तो ये थैली समान संरचना है, बेग समान स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्पोर बनते हैं उनको स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है ना?
चलिए ये बात भी समझ में हमको है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल्गी में, कई एल्गी में, और हम देखते हैं कि कई फंजाई के अंदर ऐसे स्पोर बनते हैं जो मोटाइल स्पोर होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, मोटाइल एसेक्सुअल, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। इनको हम बोलते हैं जू स्पोर। याद रखना, जू वर्ड यहां पर हम जो है मोटिलिटी के लिए यूज करते हैं, इसे बोलते हैं जू स्पोर। क्या ऐसे स्पोर जो मोटाइल नहीं होते, थिन वॉल्ड है, पतली वॉल वाले हैं, मोटाइल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ए प्लेनोस्पोर बोलते हैं। एल्गी में देखने मिलते हैं ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। तो ए प्लेनोस्पोर और जू स्पोर में फर्क ये है कि जू स्पोर के पास होते हैं फ्लैजिला होते हैं, सीलिया फ्लैजिला होते हैं, ये मूव कर सकता है। तो जू स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर होते हैं। गमनशील पतली भित्ति वाले स्पोर को हम जू स्पोर बोलते हैं। तो जू स्पोर हमको जो है वो यूरोथ्रिक्स एल्गी में देखने मिलते हैं। हमको जूस्पोर हमको जो है वो यदि हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी में जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास लिखा है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जूस्पोर देखने मिलता है, यूरोथ्रिक्स में जूस्पोर देखने मिलता है हमको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जूस्पोर जो है वो मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जो थिन वॉल से बने होते हैं। यदि ये एसेक्सुअल स्पोर मोटाइल नहीं होते हैं, ए मोटाइल होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं ए प्लेनो स्पोर कहते हैं। जो एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दे रखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसे बोलते हैं ए प्लेनो स्पोर कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा है कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या होता है बेटा? कोनिडिया वास्तव में, याद रखना इंटरेस्टिंग बात है, कोनिडिया वास्तव में जो है वो फंजाई में बनने वाले स्पोर होते हैं। और ये स्पोर बाकी के फंजाई के स्पोर से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ये स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते। बाकी फंजाई में जो स्पोर स्पोरेंजियम जैसे थैली के अंदर बनते हैं उनको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, उनको हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। फंजाई में, कवक में जो स्पोर स्पोरेंजिया नाम की थैली के अंदर बनते हैं उसे हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं, ठीक है। और जो स्पोर डायरेक्टली ओरिजिनेट ऑन दी हाइफी, सीधा हाइफी पर लगते हैं, उन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये हाइफी क्या चीज है? देखो बेटा, फंजाई की जो बॉडी होती है, कवक या फंजाई की बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब होता है फंजाई का शरीर, फंजाई की बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम को बनाने वाली धागे के समान स्ट्रक्चर, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो माइसीलियम को बनाते हैं उनको बोलते हैं हम हाइफी। क्या बोलते हैं उनको बेटा? उनको बोलते हैं हम हाइफी। हाइफी के जाल से, हाइफी के आपस में गुथने से माइसीलियम बनता है। तो हमने कहा जो स्पोर हाइफी के ऊपर सीधे सीधे लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हम कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर कहते हैं। तो डायग्राम में देखिए फिगर 1.3 का फिगर नंबर बी, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो टॉप पे आप देख रहे हैं इसमें सीधे सीधे स्पोर लग रहे हैं, तो उसे हम कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। ये संख्या में एक या सीरीज में एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि कोनिडिया वो स्पोर होते हैं जो डायरेक्टली जो है वो फंजाई की हाइफी पर प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनते हैं। ऐसे स्पोर फंजाई में जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और अंदर, जैसे अब फंजाई में स्पोरेंजियम कैसी होती है? जैसे आप राइजोपस में देखोगे तो ये हाइफी का ऊपर वाला सिरा फूल जाता है। फूलने के बाद मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो ऐसा सेंट्रल स्ट्राइड होने और यहाँ पर जो इसमें स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्पोरेंजियम, फंजाई में ये होती है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोरेंजियो स्पोर बनते हैं, ठीक है। और ये स्पोर आगे चल के जब स्पोरेंजियम सूख जाती है तो स्पोर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये, और हमेशा याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये जो मेथड है, ये हमेशा ये जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है, कौन सी मेथड है बेटा? ये जो स्पोरेंजियो स्पोर का बनना और कोनिडिया का बनना, ये सब मेथड जो है वो बड़ी तेजी से स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। और इसके चलते क्या होता है? इसके चलते फंजाई रैपिडली ग्रोइंग होती है। याद रखना, फंजाई उन जीवों में से एक है, उन ऑर्गेनिज्म में से एक है जो बड़े रैपिडली तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमको समझ में आया कि स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है, कोनिडिया क्या होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक होता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है? ये वास्तव में अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। और हाइफी जो है, हाइफी के अंदर बनने वाले रेस्टिंग स्पोर होते हैं, एक प्रकार की ये रेस्टिंग स्पोर होते हैं। और ये जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ये हमेशा जो है वो थिक वॉल स्पोर होते हैं, मोटी भित्ति वाले थिक वॉल स्पोर होते हैं, मोटी भित्ति वाले स्पोर होते हैं। इनके अंदर
फूड मटेरियल भी स्टोर होता है, ठीक है, और ये प्रकार के रेस्टिंग स्पोर होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो है वो अपने आप को जर्मिनेट कर सकते हैं और नई बॉडी को बना सकते हैं। राइजोपस में और म्यूकर में हमको ये देखने मिलता है, राइजोपस में म्यूकर में हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। कौन सा? क्लेमाइडोस्पोर। तो फर्क इतना सा है कि कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर में फर्क क्या है? कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। कोनिडिया जो है वो, याद रखना, कोनिडिया जो है वो राइजोपस में नहीं बनता। कोनिडिया किससे बनता है? कोनिडिया बनता है पेनिसिलियम में, ठीक है। कोनिडिया एस्कोमाइसिटिस ग्रुप की फंजाई में बनता है और उसकी ग्रुप का एक फंजाई है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्यों फेमस है? क्योंकि इससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो अभी हमने देखा इसमें कि ये हो गया कि क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा एनसीईआरटी में शुरू किया उन्होंने, कहां से? पेज नंबर 5 से शुरू किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्होंने, और फिर उन्होंने जो है कहीं पर लाके जो है वो पेज नंबर 7 पे लाके उन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे लाके बात खत्म की है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जितने वर्ड देखे उन्होंने, सकर, राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे वर्ड को समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए किस प्रकार के मैकेनिज्म को अपनाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से प्रकृति में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या तरीके हैं उसके। तो हमने देखा कि कैसे फिशन होता है, क्या उसकी वैरायटीज होती है, बर्डिंग क्या होता है, जेम्यूल्स क्या होते हैं, जेमी क्या होता है, मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है, इपीमॉर्फोसिस क्या होता है, ये सब देखा। तो उम्मीद है लेक्चर से आपको काफी मदद मिलेगी और आपको इस लेक्चर के अलावा केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, लेक्चर ध्यान सुनना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, मन करता है तो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अदरवाइज आपको मैं 100% कवर कर रहा हूं, मैं कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ रहा ऐसा जहां से जो क्वेश्चन आया और आपको ना बने, ठीक है। और लेकिन अब हम जो है इस बार इस फ्राइडे को, चूंकि एक ही कल से हमने जो 2018 के लिए हमने 1 जून से जो है शुरू किया है, तो आज चूंकि जो है वो 2 ही दिन हुए हैं इसको, तो इसलिए आज टेस्ट नहीं लिया मैंने। लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, पूरे वीक जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट होगा। टेस्ट जो है वो मैं बहुत आसान टेस्ट नहीं दूंगा, टेस्ट में एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट ही दूंगा। मैं टेस्ट में वही क्वेश्चन दूंगा जैसे एग्जाम में पूछे आते हैं, और टेस्ट में मैं अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन दूंगा। मेहनत कीजिएगा और आपके टेस्ट होने के बाद, हालांकि अभी ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की फेज में है, तो मुझे लगता है कि 1 जुलाई तक जो है हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो मेरे डेवलपर्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक हम जो है वो ऑफलाइन ईमानदारी के साथ खुद टेस्ट देंगे और फिर खुद अपना एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या स्कोर किया उसमें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। याद रखिए ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, पूरे साल मोमेंटम रखना है, पूरे साल हमको अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो पूरे साल के लिए ऊर्जा भर लीजिए, रोज अपने आप को समझाइए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपको एग्जाम में टॉप करना है। इस बार बस याद रखना, ये बार आखिरी बार, इस बार हम फोड़ करवा लेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।